दोस्तों, आपका स्वागत है पटना सिटी टू जर्सी सिटी के चौथे एपिसोड में। आज हम लोग वापस वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहाँ के म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में निर्मला देवी अंदर फंस गई थीं और बाकी लोग बाहर निकल गए थे। म्यूज़ियम बंद हो गया था। तो चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। तीनों लोग यानी गार्ड, रामवृक्ष बाबू और बिट्टू तीनों वापस अंदर पहुँचे और निर्मला देवी को खोजने लगे। ऊपर डायनासोर वाले सेक्शन में थे हम लोग, बिट्टू ने बताया। सभी सीढ़ियों से ऊपर आने लगे। इधर निर्मला जी धीरे धीरे बाहर का रास्ता खोजने लगी। तभी उन्हें अपने दाहिने तरफ से एक तेज गुर्राने की आवाज सुनाई दी। मुड़ी तो दो जोड़ी लाल लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। निर्मला जी की सिट्टी पिट्टी गुम। असल में उन्होंने गलती से एक रोबोटिक डायनासोर के मोशन सेंसर को एक्टिवेट कर दिया था। जो डायनासोर देखकर दिन में बच्चे खिलखिलाते रहते थे, वही रोबोट अब निर्मला जी का ब्लड प्रेशर लो कर रहा था। बेचारी डर के पीछे हटी। अचानक उनको लगा कि किसी चीज ने उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की है। उन्होंने झटका दिया तो एक छोटे डायनासोर वेलोसिरैप्टर का अस्थि पंजर उनके कंधे पर आकर बैठ गया और खोपड़ी उनके सर पे हेलमेट की तरफ फिट हो गई। निर्मला जी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके मुंह से तो चीख निकल गई। जिस तरफ से थोड़ी रोशनी आ रही थी, वो उधर अपना जान प्राण लेकर भागी, वेलोसिरैप्टर के कंकाल को अपने ऊपर बेताल की तरह लादे हुए। इधर तीनों पुरुषों ने चीख सुनी और भागना शुरू किया। ऊपर आते ही एक लंबा गलियारा था। ये लोग आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि दूसरे तरफ से एक डायनासोर जैसा कुछ उनकी तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। बिट्टू को तो जुरासिक पार्क का सीन याद आ गया। गार्ड भी चौंक गया। उसने दीवार पर लगे सारे स्विच एक साथ दबा दिए। पूरा गलियारा रोशनी से नहा गया। अपने चारों तरफ रोशनी फैलता देख निर्मला जी ठिठकी। फिर बिट्टू की आवाज आई, साथ में किसी भारी वस्तु के जमीन पर गिरने की भी। मम्मी मम्मी रुक जाइए, दौड़िए मत, हम लोग आ गए हैं, आपको निकाल देंगे स्केलेटन से। पापा, पापा। पापा तो पीछे नहीं है। ले, वो तो जमीन पर नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। शायद अपनी तरफ भागते डायनासोर को देखकर उन्हें कोई बुरा ख्वाब याद आ गया। गार्ड ने पैरामेडिक को बुला दिया। फिर निर्मला जी को कंकाल से बाहर निकाला गया। उन्हें और रामवृक्ष बाबू को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। बिट्टू ऊपर से तो सीरियस है, मगर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है। कितना लोटपोट होगा पटना में सुन के सब। रामवृक्ष बाबू को होश आ गया। सब नॉर्मल है। निर्मला जी ने मस्खरी करते हुए कहा, वाह, इतना डर गए कि बेहोशे हो गए। और आप? कंकाल ही न था जी, ऐसे चीख रही थी लग रहा था सच में कोई प्रेत पकड़ लिया हो। बिट्टू ने बीच में युद्ध विराम किया। तो चलिए अब व्हाइट हाउस भी देखिए आते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा और कुछ तो बचा नहीं अब। टहलते हुए ये लोग व्हाइट हाउस पहुंचे। रामवृक्ष बाबू ने पहली टिप्पणी की, ये तो बहुत छोटा है जी। हम लोग का जो राष्ट्रपति भवन है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बिट्टू ने कभी इस एंगल से नहीं सोचा था। सच में कैसा टुच्चा सा है राष्ट्रपति भवन। हमारे हम कैसा टुच्चा सा है अपने राष्ट्रपति भवन के सामने या व्हाइट हाउस। मगर इमारत में क्या रखा है? जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट का रुतबा और सत्ता भी व्हाइट हाउस जितना ही था, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का राष्ट्रपति भवन जैसा। हे बिट्टू, ऊपर छत पर कौन खड़ा है जी? पापा, वो लोग स्नाइपर है। किसी पर शक हुआ तो सीधे गोली ही मार देगा। ज़्यादा मत घुरिएगा वो लोग की तरफ। फोटो सेशन हुआ जम के। अंदर का कोई दिखता है क्या? कभी देखे हो क्या प्रेसिडेंट को अंदर? अरे कुछ नहीं दिखता है, बस निर्मला जी ने पूछा। अरे ये ट्रंप दिखता है क्या यहाँ से? बिट्टू ने समझाया, मम्मी अब ट्रंप नहीं है प्रेसिडेंट, दूसरा प्रेसिडेंट आ गया है। इधर रामवृक्ष बाबू को दूसरा इंटरेस्ट हुआ। अरे कहाँ ट्रंप का बात कर रहे हैं? अरे उसकी वाइफ सुने बड़ी अच्छी थी, उनका भी दर्शन होता था क्या यहाँ पे? रामवृक्ष बाबू ने अपने मन की बात कह डाली। नहीं पापा, वो तो न्यूयॉर्क में रहती थी, यहाँ बस कभी कभी आती थी। बाहर ट्रंप डबल मौज में रहता था फिर तो। निर्मला जी सुनकर चिढ़ गई। आपको भी डबल मौज करना है तो ले चलते हैं डायनासोर वाला कंकाल साथे। इधर व्हाइट हाउस से टैक्सी पकड़ के लिंकन मेमोरियल। विशाल इमारत। अंदर अब्राहम लिंकन की करीब 40 फीट ऊंची मूर्ति, कुर्सी पर बैठे हुए। रामवृक्ष बाबू से फिर नहीं रहा गया। देखिए तो यहाँ का पॉलिटिशियन सब मरने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ता है।
मगर हमारे यहाँ तो सब नेता को लोग को खड़े खड़े मूर्ति बनाता है, गांधी जी चलते हुए, नेहरू कबूतर उड़ाते हुए। पापा हर जगह सब अपने हिसाब से इज्जत देता है, यहाँ सिर्फ इन लोगों के सालगिरह पर ही भीड़ नहीं होती, रोज होती है। और अपने यहाँ तो मूर्ति सब साल भर चिड़िया का पॉटी से फेशियल करवाता है, फिर जिस दिन उनका बर्थडे हुआ, कोई ये हुआ, तो उस दिन सफाई करके माला पहना दिया जाता है। कुछ देर सब लिंकन मेमोरियल पर ही बैठे, चलते चलते पैर दुख रहे थे। शाम में बहुत सुंदर लगता है ये एरिया। बिट्टू ने फिर डिनर का प्रस्ताव पटल पर रखा। आप लोग तो इंडियन फूड ही खाइएगा ना, एक है पास में ही जहाँ ओबामा भी खाने जाते थे, चलिए। ओबामा वाले रेस्टोरेंट में खाना खाकर लोग वापस होटल पहुंचे। दिन भर की थकान ने फिर ज़्यादा मौका नहीं दिया, निढाल होकर सब तुरंत सो गए। बिट्टू ने 4 दिन की छुट्टी ली है। 2 दिन पहले सब कोई वॉशिंगटन डीसी से वापस आए हैं। इस बार अमेरिका के पश्चिमी इलाके का टूर करना है। सबसे पहले जंगल, येलो स्टोन नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे पॉपुलर और फेमस नेशनल पार्क। आज भोरे भोरे फ्लाइट पकड़ के न्यू जर्सी से वो लोग सॉल्ट लेक सिटी पहुंचे हैं, यहाँ से ड्राइव करके येलो स्टोन नेशनल पार्क। बिट्टू बोल रहा था कि बहुत शहर और बिल्डिंग देख लिए, अब अमेरिका का नेचुरल ब्यूटी देखिए। ए बिट्टू, सत्तू रख लें क्या? फिर से तो बवाल नहीं न मचाएगा सब? निर्मला जी ने पूछा। रख लीजिए मम्मी, इस बैग को चेक इन करा देंगे। सब सामान पैक हो गया तो निकलते हैं अब। सामान तो पैक हो गया है, ये अभी तक बाथरूम में ही घुसे हुए हैं, नहा रहे हैं। इधर रामवृक्ष बाबू बॉडी वॉश के बोतल से लड़ रहे थे। क्या फालतू चीज पकड़ा दिया है, इससे अच्छा तो एक ठो लिरिल साबुन दे देता। बॉडी वॉश शैम्पू जैसा देह में मलते रहिए, झागे नहीं बनता है। सब लगा के झरना चालू किए। सुबह सुबह ठंडा पानी में गर्म पानी मिला के नहाना पड़ता था। उधर निर्मला जी ने बाहर के सिंक का हॉट वाटर का नॉब घुमाया, अंदर रामवृक्ष बाबू का कुल्फी बन गया बीच स्नान में। बाप रे, गर्म पानी खत्म हो गया क्या? अरे बाप, खाली ठंडा पानी आ रहा है। किसी तरह दाहिना बायां करके बेचारे बॉडी वॉश वाला साबुन हटाए। एक तो ये साबुन सब में पता नहीं क्या क्या मिला देता है कि 10 लीटर पानी से नहाने के बाद भी लगते रहता है कि साबुन लगा ही हुआ है। ठिठुरते हुए बाहर निकले। निर्मला जी इंतजार कर रही थी। आपका नाश्ता लगा हुआ है, जल्दी से आइए, इतना कांप कह रहे हैं? सब कुछ साथ में नाश्ता किए, टैक्सी भी आ गई है नीचे, सीधे न्यूयॉर्क लिबर्टी एयरपोर्ट। वहाँ से सॉल्ट लेक सिटी का डायरेक्ट फ्लाइट है, 4 घंटा। फ्लाइट में खाने के लिए सिर्फ मूंगफली देगा, इसलिए निर्मला जी ने बिट्टू का फेवरेट पिट्ठा बना के रख लिया है। फ्लाइट में बैठने के कुछ ही देर बाद दोनों व्यक्ति सो गए। बिट्टू अपने लैपटॉप पे लगा रहा। आधे रास्ते रामवृक्ष बाबू की नींद खुली। अभी ये अमेरिका के मिडवेस्ट इलाके से गुजर रहे थे। अमेरिका का गेहूं का कटोरा, नीचे जैसे हरे भरे शतरंज की बिसात, बड़े बड़े बिल्कुल चौकोर प्लॉट, उनमें सिंचाई के लिए लगाई गई स्प्रिंकलर प्रणाली से बना हुआ सर्कल सा वृत्त, अद्भुत। फिर एक विशाल पर्वत श्रृंखला ने हरे भरे मैदानों की जगह ले ली उनकी खिड़की में। रॉकी पर्वत श्रृंखला, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। सुबह 10 बजे सॉल्ट लेक सिटी में लैंडिंग। यहाँ से भाड़े की गाड़ी यानी रेंटल कार लेकर येलोस्टोन नेशनल पार्क, करीब 6 घंटे का ड्राइव है। बिट्टू ने रास्ते में कैंपिंग का सामान भी भाड़े पे ले लिया। सॉल्ट लेक सिटी से येलोस्टोन करीब 6 घंटे का रास्ता है, मगर इतना मनोरम ड्राइव है कि क्या कहने। पूरे रास्ते ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पर्वतों के साए में। रामवृक्ष बाबू को अपना डीलेड हनीमून याद आ गया, कश्मीर में मनाया हुआ। येलोस्टोन वायोमिंग नाम के राज्य में पड़ता है। बिट्टू ने आखिरकार एक ज़रूरी तथ्य अपने माता पिता को बता ही दिया। पापा जानते हैं, येलोस्टोन असल में एक ज्वालामुखी है। हैं? माने कोई ज्वालामुखी पर्वत भी है वहाँ? नहीं नहीं, माने पूरा का पूरा पार्क ही ज्वालामुखी का मुख है। माने आप एक बेसिकली एक ज्वालामुखी के अंदर ही रहेंगे। निर्मला जी को थोड़ा टेंशन हुआ। तो ऐसा खतरनाक जगह काहे लेके जा रहा है तुम? कहीं ज्वालामुखी का कुछ फट उठ गया तो? मम्मी, एकदम अजूबा जगह है, ऐसा दुनिया में कोई और जगह नहीं है, देखिएगा तो पता चलेगा। इस ज्वालामुखी के फटने पे वैसे भी आप कहीं भी रहिएगा सुरक्षित नहीं रहिएगा। अगले कुछ हजार साल तक तो उसका फटने का कोई संभावना नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये सुनकर दोनों व्यक्ति को थोड़ी तसल्ली हुई। लीजिए, जैक्सन होल आ गया, फिर जैक्सन लेक,
ग्रैंड टीटन माउंटेन्स, गजब का प्राकृतिक सौंदर्य। रामवृक्ष बाबू भौचक्के होकर देखते रह गए। ही लगता है कि जैसे हिमालय ड्रग्स के कैलेंडर में घुस गए हैं, हंस के बोले। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के आगे बड़ी सी साफ पानी की झील, जैक्सन लेक। फिर जैक्सन लेक पर बोटिंग, आईने जैसा स्थिर पानी, उसमें पहाड़ों की मनमोहक छवि। फोटो तो अच्छे आने ही हैं। फिर वापस गाड़ी में। कुछ ही देर में बड़ा सा बोर्ड दिखा, येलोस्टोन नेशनल पार्क। उतर कर फोटोग्राफी चालू। निर्मला जी को लेकिन एक बात खटक रही है, इसको येलोस्टोन काहे कहते हैं? ना तो एक भी हमको येलोस्टोन नहीं दिखा है जी अभी तक। सब अजीब सा मटमैला रंग का है। मम्मी, इसका जवाब आपको मिलेगा कल। अभी आइए आपको एक अजूबा दिखाते हैं, ओल्ड एंड फेथफुल गीजर। रामवृक्ष बाबू को सुनकर आश्चर्य हुआ। गीजर कैसे अजूबा हो सकता है? इसमें कौन अजूबा है? हम लोग के बाथरूम में जो है बजाज का गीजर, वो एक बार भी अभी तक खराब नहीं हुआ पिछला 20 साल में। तो हुआ ना ओल्ड एंड फेथफुल। बिट्टू ने अपना माथा पीट लिया। ओहो, आप लोग चल कर देखिए फिर बोलिएगा। ओल्ड एंड फेथफुल गीजर का अपना आकर्षण है, काफ़ी लोग आते हैं। पार्किंग खोजने में आधा घंटा लग गया। फिर आकर बैठे लोग एक लंबे से चबूतरे पर। सामने करीब 100 मीटर दूर एक टीले से भाप फेंक रहा था। कहाँ कुछ हो रहा है जी? रामवृक्ष बाबू ने निराश होकर बोला। पापा, वहाँ देख रहे हैं ना टीला सा जो बना हुआ है, वहाँ से हर 1 घंटा पर फूटता है गीजर, माने समझिए कि फव्वारा। नीचे गहराई में लावा है, उसमें गर्मा के पानी हर 1 घंटा पे फव्वारा जैसा फूटता है। इसीलिए फेथफुल बोलते हैं कि हर 58 या 59 मिनट पे उसको फेंकना ही फेंकना है। रामवृक्ष बाबू ने निर्मला जी को प्यार से चिढ़ाया। आप क्या ये पानी वाला ओल्ड एंड फेथफुल देखने के लिए परेशान है? आपका ओल्ड एंड फेथफुल तो आपके बगल में बैठा हुआ है। वो तो है, ये है, हर घंटा में एक बार वैसे ही फूटते भी रहते हैं बिना मतलब का। निर्मला जी ने हंस के कहा। भीड़ बढ़ रही थी। इंतजार करते हुए सब टाइम पास करने के लिए मैक्सिकन वेव बनाने लगे। फिर भीड़ को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है। उत्तेजना बढ़ने लगी और ले, तेज आवाज के साथ एक ऊंचा पानी और भाप का फव्वारा उस टीले के बीच से फूटने लगता है। दनादन फोटोग्राफी। यहाँ से फिर हॉट स्प्रिंग्स पार्किंग करके लकड़ी के बने पुलों से होते हुए ये लोग मुख्य आकर्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी निर्मला जी की नाक में तेज गंध लगती है। हे भगवान, कितना गंदा गैस छोड़ दिए हैं फिर से, वो भी बीच पब्लिक में। उनसे रहा नहीं गया। ऊहूं, काहे इसे पब्लिक में गैस छोड़ रहे हैं? पेट नहीं साफ हुआ है क्या ठीक से? रामवृक्ष साहू ने घोर विरोध किया। हम कहाँ कुछ किए हैं, हमको तो अपने इतना गंदा स्मेल आ रहा है। तब जाके बिट्ठू ने समझाया, पापा ये हॉट स्प्रिंग का स्मेल है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऐसे ही महकता रहेगा पूरा केमिस्ट्री लैब के जैसा। महक चाहे जैसा भी हो, उस हॉट स्प्रिंग की सुंदरता मनमोहक थी। पानी का छोटा सा तालाब, एकदम साफ पानी, उसमें अलग अलग रंग आपस में खेलते हुए, नीला, पीला, नारंगी। कहीं चटक नीले रंग में हरा रंग मिक्स होता हुआ, कहीं चटक लाल में पीला। मगर बेहद खतरनाक। पानी का तापमान एक गर्म चाय से भी ज़्यादा। शाम होने लगी थी। आज शाम कैंपिंग करना है। आप ऐसे कहीं भी कम तंबू नहीं गाड़ सकते, कैंप ग्राउंड होते हैं। बिट्टू ने भी एक कैंप ग्राउंड में बुकिंग कराई हुई थी। कैंप का तंबू लगाने में मगर इनकी हवा टाइट हो गई। फिर इनके पड़ोसियों ने आकर मदद की तो तंबू खड़ा हुआ। बिट्टू ने फिर आग का इंतजाम किया। निर्मला जी बिट्टू के कहने पर लिट्टी का गोला भर भर के ले आई थी। बिट्टू ने फायरप्लेस के ग्रिल पर एक एक करके लिट्टियां लगा दी। एक मोटा सा बैगन भी रख दिया। इतना ही नहीं, रामवृक्ष बाबू का फेवरेट मकई के आटा का मोटका रोटी भी आ गया है, सिर्फ सेकना बाकी है। बिहारी खाने की भीनी खुशबू ने अगल बगल के लोगों को आकर्षित किया। बगल वाली एक लंबी सी लेडीज पहुंची। रामवृक्ष बाबू ने खूब हंस हंस के गप किया। यू सी, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ ग्रेट एक्सट्रीम्स। देर आर वेरी रिच पीपुल एंड वेरी पुअर पीपुल लिविंग आउटसाइड रिच पीपुल हाउस। उन्होंने अपनी मक्के की रोटी के साथ उस अमेरिकन को बैगन का भरता ऑफर किया। अमेरिकन ने भरता तो खा लिया, फिर मकई की रोटी वापस करने लगी। रामवृक्ष बाबू ने समझाया, नो नो, यू हैव टू ईट दिस ऑल्सो। मकई की रोटी खाकर अमेरिकन बम बम हो गई। आपका मास्ड ब्रिंजल बहुत अच्छा था, मगर आपका प्लेट तो उससे भी अच्छा था।
लिट्टी के मसाले में मिर्ची थोड़ी तेज थी, इसलिए अमेरिकन को मकई का प्लेट खिला के गुड नाइट कर दिया गया। फिर सोने की तैयारी। कैंप इंचार्ज ने कहा था कोई भी खाने का सामान बाहर नहीं छोड़ना। एक भालू आता है रोज इस कैंप ग्राउंड में, खाने का सामान छूट गया तो वो कचरा फैला देता है। बिट्टू ने सारा खाने का सामान डिक्की में बंद कर दिया। रामवृक्ष बाबू ने एक बार आसमान को देखा। येलोस्टोन नेशनल पार्क के बीचों बीच, किसी भी शहर से मीलों दूर, आकाश में कोई लाइट पोल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण नहीं। आसमान तारों से लबालब, जैसे पटना मार्केट में खूब खोजने के बाद मिला हेवी जरी के काम वाला गहरा नीला साड़ी। सब कोई तंबू के अंदर सोने चले गए, मगर एक गड़बड़ हो गई। किसी को दिखा नहीं था कि एक लिट्टी उस फायर प्लेस के अंदर छूट गई थी। करीब 3 बजे के आसपास रात में उनके तंबू के बाहर हलचल हुई। 500 किलो का एक विशाल जानवर, बड़े जानलेवा पंजे, जिनमें वो एक अच्छे से पकी हुई लिट्टी को उठाकर टटोल रहा था। शायद ही किसी अमेरिकन ग्रिजली भालू का लिट्टी नाम की चीज से पाला पड़ा हो। भालू सब कुछ खा लेते हैं। इसी नियम का पालन करते हुए अपने ग्रिजली भालू ने वो लिट्टी अपने दांतों के तले दबा ली। लिट्टी फूटी, सत्तू निकला। भालू जी को स्वाद अच्छा लगा। उन्होंने एक बार और जबड़ा चलाया। इस बार एक मोटा सा हरी मिर्च का टुकड़ा उनके जीभ को टच किया। एक भयानक सी दहाड़ की आवाज से सबसे पहले रामवृक्ष बाबू की नींद खुली। हे बिट्टू, हे लगता है कोई बाहर है कोई। उन्होंने फिसफिसा के बिट्टू को उठाने की कोशिश की। तब तक भालू ने दूसरी दहाड़ मारी। बिट्टू उछलकर बैठ गया। निर्मला जी भी सक पका कर उठी। बिट्टू ने सबको चुप रहने का इशारा किया। भालू अब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। बिट्टू ने फुसफुसा कर कहा, भालू है शायद, आप लोग शांति से रहिए, एकदम अपने आप चला जाएगा। इधर निर्मला जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रामवृक्ष बाबू ने टोका, वो कोई भूत पिशाच नहीं है, जीता जागता भालू है। इंडियन भालू होता तब फिर भी कोई गुंजाइश था, अमेरिकन भालू पर हनुमान चालीसा काम करेगा। निर्मला जी ने फिर मोर्चा संभाला। जामवंत जी भी तो भालू ही न थे, हो सकता है भालू सब पर भी हनुमान चालीसा का असर होता हो, अमेरिकन हो चाहे इंडियन। इधर बिट्टू ने अपना बैग टटोला। अंदर में बेयर स्प्रे था। उसने बेयर स्प्रे का कैन निकाला और हल्के हल्के हिलाने लगा। रामवृक्ष बाबू को कौतूहल हुआ, ये क्या है? डिओड्रेंट मार के भगाओगे भालू को? पापा, डिओड्रेंट नहीं है, बेयर स्प्रे है। इसमें गोल मिर्च और बाकी तीखा मसाला का मिक्सचर है। अगर टेंट में घुसने का कोशिश किया तो उसकी आंखें में मारेंगे सीधे। स्प्रे से क्या होता है? कोई डंडा उंडा नहीं है क्या? डंडा लेके टोचो उसको, शायद भाग जाए। पापा, वो जंगली भालू है, गली का कुत्ता नहीं कि डंडा से डर जाएगा। उधर भालू का दर्द थोड़ा कम हो गया था। टेंट से आ रही फुसफुसाहट ने उसे आकर्षित किया। जमीन पे गिरे पत्तों और डंठल के टूटने की आवाज से बिट्टू समझ गया कि भालू अब टेंट की तरफ ही आ रहा था। कुछ देर बाद चांद की रोशनी में भालू की छाया उनके टेंट के बाहर प्रतीत होने लगी। बिट्टू ने बेयर स्प्रे कैन का सीधा टेंट की ओपनिंग की तरफ तान दिया। उसे वो सारी कहानियां याद आने लगी जब भालू ने एक ही पंजे के वार से किसी अभागे मनुष्य की खोपड़ी खोल डाली थी। बिट्टू और उसके मम्मी पापा सहमे हुए से अपने टेंट में बैठे हैं। बाहर एक वयस्क नर ग्रिजली भालू, उसके शरीर से आती हुई गंध टेंट की जाली के अंदर आई। सबने नाक पर कपड़ा रख लिया। तभी रामवृक्ष बाबू के पेट में भयंकर हलचल। लिट्टी का सत्तू और मकई का आटा मिक्स होकर ऐसा गैस का गोला बनाया था जिसे अब पेट के अंदर बंद रखना संभव नहीं था। रामवृक्ष बाबू ने किसी तरह रोकने की कोशिश की। इससे वो गैस और हिंसक रूप से एक विस्फोट के साथ रिलीज हो गई, भयानक साउंड इफेक्ट देते हुए। बुश! अब डरने की बारी बाहर खड़े भालू की थी। उसने ऐसी भयंकर अमानवीय ध्वनि कभी नहीं सुनी थी। अपनी छोटी सी दुम को पैरों के बीच दबाकर वो भागा। अब वो शायद कभी इस कैंपिंग ग्राउंड में नहीं आएगा। टेंट के सामने अब किसी की भी छाया नहीं थी, मगर जो गैस कांड हुआ था उससे बचने की चेष्टा में बिट्टू ने टेंट के जिप को धीरे से खोला। फिर वो और निर्मला देवी मुस्कुराते हुए बाहर आए। धीरे धीरे रामवृक्ष बाबू भी अपना गर्दन बाहर निकाले। बिट्टू ने हंसते हुए कहा, गजब पापा, आपके सामने तो बेयर स्प्रे भी फेल है। तभी निर्मला जी की हंसी फूट पड़ी।
एक जानलेवा सिचुएशन से इतनी मज़ेदार तरीके से निकलेंगे, ये कभी नहीं सोचे थे। तो चलिए ये एपिसोड अब यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का एपिसोड जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।